नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैं नेट एसेट वैल्यू यानी कि NAV के ऊपर कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था और कुछ वीडियोस भी मैंने देखे। तो उस आर्टिकल्स के नीचे कमेंट बॉक्स में और उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे काफ़ी सारे डाउट्स जो NAV के ऊपर है वो क्वेश्चन के फॉर्म में मिले। तो आज के इस वीडियो में मैं वही क्वेश्चन और डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे मिला वो है कि ये NAV है क्या और उसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू, अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड अगर बाय करने के लिए मार्केट में जाओ तो आपको उस म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करने के बाद उस म्यूचुअल फंड के यूनिट्स मिलेंगे, तो उसी यूनिट्स को NAV कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस NAV को कैलकुलेट किया कैसे जाता है। तो इसका एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। EMU में से आप लायबिलिटीज़ को बात कर दो और उसे कितने लोगों तक इस म्यूचुअल फंड को पहुंचाने हैं उससे डिवाइड कर दो, तो जो वैल्यू आपको मिलेगी वही पर यूनिट NAV की वैल्यू होगी। अब मान लीजिए कि सपोज़ एक्सिस बैंक के म्यूचुअल फंड के पास टोटल EMU 1200 करोड़ रुपए है। अब ये 1200 करोड़ रुपए एक्सिस बैंक म्यूचुअल फंड में कैसे आए होंगे, तो वो हम और दूसरे लोगों ने ही उसे दिए होंगे हमारे बदले इन्वेस्ट करने के लिए। उसमें से आप 200 करोड़ उसकी लायबिलिटीज़ है। अब आप सोच रहे होंगे कि लायबिलिटीज़ क्या है। मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक कार है और उसकी मंथली EMI 10,000 रुपीज़ है। तो कुछ भी हो जाए आपको उस कार की मंथली EMI को पे करना ही करना है, वरना बैंक से आपको नोटिस आ जाएगा। तो इस संजोग में आपकी कार की EMI आपके लिए लायबिलिटी है, आप कुछ भी करें उसे पे करना ही करना है। उसी तरह एक म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि एक म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए सबसे पहले एक अच्छा फंड मैनेजर चाहिए। तो उस फंड मैनेजर की सैलरी, उस फंड मैनेजर के अंदर एक पूरी टीम होगी जो म्यूचुअल फंड को रिसर्च करेगी और हमारे पैसे को उसमें इन्वेस्ट करने में फ़ंड मैनेजर को हेल्प करेगी। तो उस टीम की सैलरी वो भी लायबिलिटी में काउंट होती है। दूसरी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि कभी म्यूचुअल फंड को डिविडेंड पे करना हो अपने ग्राहकों को, बिजली का बिल, पानी का बिल, इंटरनेट का बिल। अगर एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास खुद की रेंटल प्रॉपर्टी ना हो तो उसे रेंट पे करना है। तो ये सभी चीज़ें लायबिलिटीज़ में आती है, जिसे हर हालत में म्यूचुअल फंड कंपनी को पे करना ही करना है। तो उसे आप टोटल EMU में से माइनस कर दो। उसके बाद सपोज़ एक्सिस बैंक के उस म्यूचुअल फंड ने मान लीजिए कि तकरीबन 100 करोड़ लोगों को इस म्यूचुअल फंड को देने का फ़ैसला किया, तो उसे डिवाइडेड बाय 100 कर दीजिए। तो एक यूनिट NAV की वैल्यू आपको 10 रुपीज़ मिलेगी। अब आप सोचिए, सपोज़ मैं 500 रुपये उस एक्सिस बैंक के म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करूं, तो मुझे उस एक्सिस बैंक के म्यूचुअल फंड के 50 यूनिट्स मिलेंगे, यानी कि हर यूनिट की वैल्यू 10 रुपीज़। इसी तरह NAV को कैलकुलेट किया जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको अब ये क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि NAV होता क्या है और उसे कैलकुलेट किया कैसे जाता है। अब एक दूसरा क्वेश्चन मुझे मिला, वो है कि जब इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करे तो उसे NAV के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, इसका सिंपल जवाब है नहीं। जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो कभी भी NAV को देखकर इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि NAV का म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आपने NAV के देखकर यानी कि कम NAV है तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए और हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर दें। अगर ऐसा सोच के आपने उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करें तो NAV को साइड पर रखें और दूसरे फैक्टर्स को चेक करें,
जैसे कि उस म्यूचुअल फंड ने पिछले सालों में कैसा परफॉर्मेंस किया है, दूसरा उस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो कितना है, तीसरा उस म्यूचुअल फंड ने कैसा डिविडेंड अपने ग्राहकों को पहुंचाया है, अगर वो डिविडेंड देता है तो। इन सारे फैक्टर्स को देखने के बाद ही आप कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, ना कि आप NAV कम है तो उसमें इन्वेस्टमेंट कर दे और NAV ज़्यादा है तो इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। उसके बेस पर कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि अगर NAV ज़्यादा भी होगी और उस म्यूचुअल फंड ने पिछले सालों अच्छा परफॉर्म किया होगा तो आप बेझिझक होकर उस म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सके। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल है कि कभी भी आप NAV को देखकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करें। अब एक और क्वेश्चन कॉमनली जो मुझे मिला जब मैं वीडियो देख रहा था, तब वो ये है कि सेंसेक्स और निफ्टी की तरह NAV भी सेकंड बाय सेकंड उसकी प्राइस चेंज होती रहती है या नहीं। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि सेंसेक्स और शेयर मार्केट में जो शेयर की प्राइस होती है वो सेकंड दर सेकंड और मिनट दर मिनट चेंज होती रहती है। पर म्यूचुअल फ़ंड की तुलना में ऐसा नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फ़ंड ने हमारी जो पैसे होते हैं वो बहुत सारे अलग अलग शेयरों में अलॉट किए होते हैं, तो लाइव उसका कैलकुलेशन करना बहुत ही टफ होता है। इसीलिए NAV को मार्केट बंद होने के बाद, यानी कि उस दिन के NAV को अगर कैलकुलेट करना हो एसेट मैनेजमेंट कंपनी को, तो वो 3 बजे के बाद कैलकुलेट करेगी। इसीलिए अगर आपको उस दिन की NAV की वैल्यू 3 बजे से लेकर रात के 9 बजे के बीच में ही आपको जानने को मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का जवाब है कि सेंसेक्स और निफ्टी की तरह NAV की वैल्यू मिनट बाय मिनट या सेकंड बाय सेकंड चेंज नहीं होती है। वो शाम को आपको 3 PM to 9 PM के बीच में ही आपको जानने को मिलेगी। अरे हाँ, रुके, एक और बात जो मेरे मन में आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप कभी भी अपने म्यूचुअल फ़ंड के पैसे को निकालना चाहो तो अगर आप 3 PM से पहले ही ऑर्डर कर लो, क्योंकि अगर आपने 3 PM से पहले ऑर्डर आप किया मार्केट बंद होने से पहले, तो आपको उस दिन के हिसाब के जो भी मार्केट रहा होगा उसके बेस पर कैलकुलेशन करके उस दिन की जो NAV है उसके ऊपर आपको पैसे मिलेंगे। और अगर आपने 3 PM के बाद, यानी कि 4, 5 या कोई भी टाइम में 3 PM के बाद अगर आपने ऑर्डर किया, तो आपको अगले दिन की जो NAV कैलकुलेट होगी उसके हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। तो हो सकता है अगले दिन मार्केट क्रैश भी कर जाए और उससे उल्टे भी हो सकता है, मार्केट अगर अब भी चले जाए। तो जब भी आपको पैसे निकालने हो अपने म्यूचुअल फंड से या कुछ यूनिट्स आपको बेचने हो, तो रिसर्च करके 3 PM से पहले ही आप ऑर्डर कर दे, तो ज़्यादातर तौर पर आपको प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि आपको पता रहेगा कि मार्केट की कंडीशन क्या है, क्योंकि अगले दिन के मार्केट के तो आप प्रेडिक्ट कर नहीं सकते। इसलिए मेरा ये मानना है कि जब भी आप अपने म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को बेचना चाहो या ख़रीदना चाहो तो 3 PM से पहले ही ऑर्डर दे दिया करो। अब एक और क्वेश्चन जो मुझे कॉमनली मिला वो है, क्या सेंसेक्स और निफ्टी का हमारे म्यूचुअल फंड के NAV के ऊपर असर पड़ता है या नहीं। तो इसका जवाब एकदम सिंपल है। अगर उस म्यूचुअल फंड में टोटली इक्विटी में अगर इन्वेस्ट किया होगा, इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट, तो हाँ उसके ऊपर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर मार्केट अप जाएगा, अच्छा होगा, तो आपका म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म्स करेगा, और अगर मार्केट गया, धड़ाम हो गया, तो आपके म्यूचुअल फंड में भी उसका अफेक्ट पड़ेगा। और दूसरे तरह के भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जैसे कि डेब्ट म्यूचुअल फंड, वो अपने ज़्यादातर अमाउंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स, इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका मार्केट्स पे कुछ लेना देना नहीं होता है असर, पर ज़्यादा नहीं होता। इसलिए जब भी आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तब ज़रूर देख लें कि आपका म्यूचुअल फंड कहाँ पे अपने पैसे को अलॉट करता है, यानी कि उसने हमारे पैसे को ज़्यादा इक्विटी में इन्वेस्ट किया हुआ है या ज़्यादा डेब्ट में इन्वेस्ट किया हुआ है। इक्विटी में इन्वेस्ट करने का एक फ़ायदा भी है, अगर मार्केट अच्छा रहा तो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिलेंगे, और वही रिस्क भी है, अगर मार्केट क्रैश हो गया अभी की सिचुएशन के हिसाब से तो आपको नुकसान भी हो सकता है। वही अगर आप डेब्ट में इन्वेस्ट करें तो उसके भी अपने फ़ायदे हैं और नुकसान है।
अगर आपने डेब्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें आपको सिक्योरिटी अच्छी मिलेगी पर रिटर्न्स कंपेयर टू इक्विटी म्यूचुअल फंड काफ़ी कम मिलेगा, पर एफडी से तो ज़्यादा ही मिलेगा। इसलिए अगर आप एक सेफ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो और रिस्क नहीं लेना चाहते तो डेब्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। और अगर आप अभी 25 से लेकर 30 या 35 साल की उम्र के बीच में आते हो और रिस्क ले सकते हो तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिलेगा। अब हम इस वीडियो के अंतिम पड़ाव पर है, तो मैं आपसे मेरा कंक्लूजन यानी कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपसे शेयर करूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट, आप जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो एनएवी को देखकर कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें। दूसरा, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप उस म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर है उसका बैकग्राउंड, उस म्यूचुअल फंड ने पिछले सालों में कैसा परफॉर्मेंस और कैसा रिटर्न दिया है वो चेक कर लीजिए। तीसरा, उस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो चेक कर लीजिए, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो ज़रूर देख लें, मैं आई बटन या डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो इन सभी बाबतों का या क्राइटेरिया फुलफ़िल करने के बाद ही आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, ताकि आपको कम से कम नुकसान हो। क्योंकि म्यूचुअल फंड भी एक प्रेडिक्शन की तरह ही है, अगर मार्केट अच्छा रहा तो आपको अच्छा रिटर्न्स मिलेगा, वरना आपको नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको आज के इस वीडियो में मज़ा आया होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि एनएवी के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो मैं उस पर ज़रूर आपसे बात करूँगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए कि आपको वीडियो कैसा रहा, और अगर एनआईवी से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे अच्छा लगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।